माननीय स्पीकर के रूप में भी आपने लंबे समय तक आपने कार्य किया है। आप देखते रहे होंगे और बहुत बार गलती मंत्रियों की नहीं होती है या, लेकिन उन विभागों के माध्यम से कोई एक तरीके कोई माध्यम नहीं होता है, वो अलग अलग डाटा अलग अलग समय में देते रहे हैं। एक ही चीज के आंकड़े अलग अलग समय में अलग अलग एक ही विभाग दे देता है। इससे बचने के लिए, क्योंकि सही डाटा नहीं होता तो हम उसके अनुसार फिर कार्य योजना और उसके अनुरूप रणनीति नहीं तैयार कर पाते हैं। और इसके लिए एक व्यवस्था, हमारी अप्रोच हमारा क्या होता था, अब तक हमारा जो अप्रोच होता था वह समस्या से समाधान की तरफ होता था। हम उसके बारे में यह नहीं कर पाते थे कि हमें फ्यूचर क्या करना है, इसका फ्यूचर क्या होगा, आगे क्या हमारी रणनीति होनी चाहिए। हम नहीं, भाई आपने मुद्दा उठाया, किसी माननीय सदस्य ने कोई मुद्दा उठाया, हमने उस समस्या का वहां पे समाधान करने के समय कार्रवाई कर दी। लेकिन इंडिविजुअल का ही नहीं बल्कि एक यूनिवर्सल होना चाहिए, इंडिविजुअल की बजाय यूनिवर्सल की दिशा में हम कार्य कर सकें, सबके लिए समान रूप से उसको लागू कर सकें, जिसको प्रधानमंत्री जी ने कहा सबका साथ और सबका विकास। उसी भाव के साथ डाटा की एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होने जा रही है, और जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि रिएक्टिव। रैली को संबोधित करते हुए सीएम सैनी ने कहा कि उचाना के विकास के पहिए को तीव्र गति से आगे बढ़ाने का काम हरियाणा सरकार करेगी। उचाना क्षेत्र के विकास के लिए 103 करोड़ 31 लाख रुपए की 5 परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए गए। सीएम सैनी ने कहा कि पिछले 11 सालों में क्षेत्र के विकास के लिए 98 घोषणाएं की, जिनमें से 78 घोषणाओं पर काम पूरा हो चुका है। पिछले 11 सालों में इस क्षेत्र के विकास के लिए 1409 करोड़ रुपए खर्च किए गए। उचाना विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए प्रदेश सरकार ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। हरियाणा में हर वर्ग के कल्याण के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। सीएम सैनी ने कहा कि उचाना के 6 जल मार्गों की रीमॉडलिंग और रिहैबिलिटेशन कराई जाएगी, जिसके ऊपर 3 करोड़ 72 लाख रुपए का खर्च आएगा। ग्राम पंचायत उचाना खुर्द में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के नए भवन का निर्माण होगा। उचाना विधानसभा क्षेत्र में जिन 3 विकास कार्यों का उद्घाटन किया गया, उन पर कुल 28 करोड़ 54 लाख 7 हजार रुपए की लागत आई है। वहीं जिन 2 कार्यों का शिलान्यास किया गया है, उनकी कुल लागत 74 करोड़ 76 लाख 77 हजार रुपए है। इन कार्यों से क्षेत्र में मूलभूत सुविधाएं बेहतर होंगी और आमजन को सीधा लाभ मिलेगा। आज जब मैं यहाँ आया हूँ तो आज मैंने आपके इस उचाना क्षेत्र के लिए 103 करोड़ 31 लाख रुपए की 5 परियोजनाओं के आज उद्घाटन और शिलान्यास किए हैं। 103 करोड़ 31 लाख रुपए के। साथियों, इनमें 28 करोड़ 54 लाख रुपए की लागत के आज 3 उद्घाटन हुए हैं और 74 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत के 2 शिलान्यास भी आज किए हैं। वहीं खेल विभाग के माध्यम से 3 करोड़ 52 लाख रुपए की लागत से ब्लॉक उचाना के गांव डूमरखां कला में मल्टीपर्पज हॉल के निर्माण कार्य का उद्घाटन भी किया गया। सीएम सैनी ने कहा कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को अपग्रेड किया जाएगा, जिस पर लगभग 20 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। उचाना विधानसभा के गांव में ई-लाइब्रेरी और जिम खोले जाएंगे। गांव बरसौला सब माइनर RD19 1000 से 36,500 का पुनर्वास कराया जाएगा। उचाना शहर की पुरानी और अधूरी सीवरेज व्यवस्था को दुरुस्त करवाया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री ने गांव करसिंधु को महाग्राम योजना में शामिल करने की भी घोषणा की। आज मुझे खुशी है बताते हुए, आज जब मैं हरियाणा के इस हाट क्षेत्र में आया हूं, ये हरियाणा का हाट है। और जब मैं वोट मांगने आया था, हमारे देवेंद्र चतुर्भुजत्री जी बोल रहे थे कि कुछ युवा बोल रहे थे कि सैनी साहब चिंता मत करना, इस कांग्रेस नो गारे की तरह लीप देंगे। भाइयों, विकास के काम में आपका बेटा, आपका भाई इस उचाना के विकास में, हरियाणा के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। इस क्षेत्र को वोट के रूप में इस्तेमाल किया गया, परंतु
यहाँ के लोगों की जो जरूरतें, जो उनकी आवश्यकताएं, उनसे इस क्षेत्र के लोगों को नजरअंदाज किया गया। आपको पूरी तरह एहसास भी है कि पिछले लंबे समय से आपको झूठे सपने दिखाकर अपनी पीढ़ियों को लगातार आगे बढ़ाने का काम करते रहे हैं। सीएम नायब सैनी ने कहा कि उचाना में नई अतिरिक्त अनाज मंडी और मार्केट कमेटी के भवन का निर्माण भी करवाया जाएगा। साथ ही उचाना हलके की पुरानी सड़कों को चौड़ा और मरम्मत का काम करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने उचाना क्षेत्र के विकास के लिए अलग से 5 करोड़ रुपए देने की भी घोषणा की। सीएम नायब सैनी ने कहा कि उचाना में नई अतिरिक्त अनाज मंडी और मार्केट कमेटी के भवन का निर्माण भी करवाया जाएगा। उचाना हलके की पुरानी सड़कों को चौड़ा और मरम्मत का काम करवाया जाएगा। वहीं ब्राह्मण धर्मशाला, बैकवर्ड समाज की धर्मशाला और अग्रवाल समाज की धर्मशाला के लिए मुख्यमंत्री ने ऐच्छिक कोटे से 11-11 लाख रुपए देने की भी घोषणा की। वहीं रैली को संबोधित करते हुए सीएम सैनी ने कहा कि पिछले 11 सालों में क्षेत्र के विकास के लिए 98 घोषणाएं की गयी, जिनमें से 78 घोषणाओं पर काम पूरे हो चुके हैं। हरियाणा में हर वर्ग के कल्याण के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। एटीएम से यहाँ तक का रास्ता तो सिर्फ 10 मिनट का है ना, बाकी 25 मिनट क्या कर रहे थे? थकी और सुस्त आंखों से सच्चाई नहीं ढूंढी जा सकती। उसके लिए चाहिए तेज और साफ नजर, जो मिलती है आई मंत्रा आयुर्वेदिक आई ड्रॉप से। ये दे आपको क्लियर विजन हर मंजिल को पाने के लिए। देखिए हमारी फिल्म 80 20 फरवरी से अपने नजदीकी सिनेमाघरों में। भारत में ऐसे तमाम जगह हैं जहां के रहस्य आज लेकिन आज एक गरीब का बच्चा, अगर एक गरीब का बेटा और गरीब का नेता मंत्री बन गया तो समाजवादियों को बुरा लग गया कि परिवार से कैसे हट गए आए। और उसके लिए सरकार के प्रयास, आपके सिद्धार्थनगर तो इसका एक प्रकार का एपिसेंटर था। सबसे ज्यादा पेशेंट में जो इंसेफ्लाइटिस के मरीज माने जाते थे आपके सिद्धार्थनगर जनपद से आते थे, और सबका उपचार गोरखपुर में ही बीआईडी मेडिकल कॉलेज में होता था। क्या स्थितियां थी। अज्ञात बीमारी दिखाई जाती थी। मुझे याद है मैं 2007 में बलरामपुर गया। मैं बलरामपुर में गया था तो एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मैंने एक न्यूज़पेपर में पढ़ा कि अज्ञात बीमारी से 10 बच्चों की मौत हुई। मैं भौचक था। मैंने कहा भी 2007 में इनसे ये जो है अज्ञात बीमारी कौन सी है ये। तो मैं सांसद था, मैं हॉस्पिटल चला गया। हॉस्पिटल गया, मैंने देखा वहां पे जो लक्षण थे, लक्षण के बाद मैंने सीएमओ से मुलाकात की। और मेरे संसदीय क्षेत्र का हिस्सा नहीं था, लेकिन मैं सीएमओ से मुलाकात किया। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भी ये जो बच्चे हैं, ये बच्चे तो ये जो लक्षण हैं इंसेफ्लाइटिस के दिखते हैं। उन्होंने कहा लेकिन हमारे पास उपचार की व्यवस्था नहीं है। तब समाजवादी पार्टी की सरकार थी। उन्होंने कहा हमारे पास उपचार की व्यवस्था नहीं है, हम क्या कर सकते हैं। और इसलिए हम लोग इन चीज़ों पर वो नहीं करते, इसलिए अज्ञात बीमारी बता करके मरना है तो मरने दीजिए। ये टिप्पणी थी उस समय के आपकी सरकार के समय के एक सीएमओ के। और हम लोगों ने जब आए, हम लोगों ने व्यवस्था दी। आज इंसेफ्लाइटिस से मौत 0 है। पांडे जी देखिए, इस चीज को देखा जाना चाहिए। रिजल्ट क्या है, परिणाम क्या है। आप घोषणाएं बड़ी बड़ी करें लेकिन परिणाम ना आए, उस परिणाम का मतलब क्या है। आप घोषणाएं बहुत करें कि हमने 3 लाख करोड़ रुपए में इतना काम कर लिया। क्या काम कर लिया? मैं तो जेपीएनआईसी, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गोमती रिवर फ्रंट, इन सब की तो मैं चर्चा कर ही चुका हूं, बता ही चुका हूं। लेकिन रिजल्ट क्या है?
यूपी के ओवरऑल परसेप्शन पर क्या प्रभाव पड़ा, क्या दे दिया समाजवादी पार्टी ने, यह महत्वपूर्ण है। और आज हम क्या दे रहे हैं, हमने सबसे पहले उत्तर प्रदेश के हर नागरिक को गौरव के साथ सीना तान करके देश और दुनिया के अंदर जाने का अधिकार दिया है। वो जाए और पूरी दुनिया के अंदर बोल सकता है कि मैं उत्तर प्रदेश का नागरिक हूं, जो देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है। वो बोल सकता है, वो जा सकता है कहीं भी, कोई समस्या नहीं। हर व्यक्ति सम्मान की निगाहों से देखता है, ये परसेप्शन दिया है। आज देश और दुनिया का हर बड़ा उद्यमी, कल हमारे औद्योगिक मंत्री यहां बोल रहे थे, आज उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश करने का इच्छुक है। हर बड़ा उद्यमी निवेश करने का इच्छुक है। सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, पिक एंड चूज कुछ भी नहीं। एक नीतियों के साथ हमने सबको जोड़ा, सब कुछ नीति के अंतर्गत सब कुछ संचालित हो रहा है। और उन्हीं चीजों को लेकर के हम लोगों ने ये बातें यहां पर कहीं, और ये इंसेफ्लाइटिस से जुड़ा हुआ ये मुद्दा था, लेकिन इसमें डाटा ने बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। दूसरा है उदाहरण मैं दे रहा हूं, जो आपने कहा था ड्रॉप आउट रेट के बारे में। देखिए, हमारे लिए चिंता का विषय था कि शिक्षा में जो ड्रॉप आउट रेट रहा है, देखिए आपके समय में जो ड्रॉप आउट रेट था ये लगभग 6 से 7% के आसपास था समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में। आज ये लगभग 0% से लेकर के 3 के आसपास है। लेकिन इसके पीछे कारण क्या था, हम इसको नीचे लाने में क्यों सफल हुए? अलग अलग, ये मैं प्राइमरी की बात कर रहा हूं, ये प्राइमरी की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन आज हम इसको सफल करने, इसको हम लोग ड्रॉप आउट रेट को नीचे न्यूनतम लाने में क्यों सफल हुए हैं? खास तौर पर देखिए, आम धारणा क्या थी, और मुझे अफसोस हो रहा था, आपने सीएम कंपोजिट विद्यालय की बात की। इस सीएम कंपोजिट विद्यालय केवल हम एक जिले में पहले चरण में 2 दे रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हम इसको न्याय पंचायत स्तर तक बनाना चाहते हैं। 8000 न्याय पंचायतें हैं, 8000 न्याय पंचायतों में 8000 ऐसे विद्यालय बनाने की दिशा में हम कार्य कर रहे हैं। इस बजट में भी हमने पैसा 150 हम गत वर्ष पैसा दे चुके हैं, 150 का इस बार भी हम पैसा दे चुके हैं। यानी पहले चरण में हर विधानसभा क्षेत्र में एक एक बन जाए, और एक एक बनने के बाद फिर हम लोग इसको ब्लॉक स्तर पर ले जाएंगे, फिर न्याय पंचायत स्तर पर लेके जाएंगे। 12 से 15 एकड़ क्षेत्रफल में प्री प्राइमरी से लेकर के 12वीं तक के बच्चे एक कैंपस के नीचे, एक छत के नीचे पढ़ेंगे। पर्याप्त मात्रा में शिक्षक होंगे, पर्याप्त मात्रा में छात्र होंगे, और एक ही कैंपस में शिक्षा के साथ साथ कौशल विकास के बारे में जानकारी उनको मिलेगी, स्पोर्ट्स की अच्छी फैसिलिटी उनके पास होगी। क्यों नहीं कंपटीशन के योग्य हमारे बच्चे तैयार होंगे, क्यों नहीं तैयार होंगे? लेकिन आपने बनाने का प्रयास नहीं किया। लेकिन ड्रॉप आउट रेट के बारे में जो चर्चा हो रही थी कि डाटा का महत्व क्या है, दूसरा ड्रॉप आउट रेट का जो मैं बात कर रहा था, आप क्या करते थे? हम लोगों ने जब स्कूल मर्जर की बात की थी, आपने जो बात कही यहां पे कि साहब शिक्षक पढ़ाते नहीं हैं, फलाना ठिकाना, ऐसा नहीं है। अरे हम लोग जितने भी आए हैं सब शिक्षकों के द्वारा पढ़ाए गए लोग ही यहाँ आते हैं, और शिक्षकों ने जब पढ़ाया तब हम यहाँ आए हैं। और मैं सही बताता हूं कि अगर कभी मेरा पुराना कोई शिक्षक मिलता है तो मैं आज भी उसको प्रणाम करता हूं। अब मैं आप देखो, आप व्यवहारिक आदमी हैं, बहुत सारी चीजें बोल देते हैं, और बहुत सारी चीजें उम्र के साथ मुंह से निकल भी जाती हैं, लेकिन और सरकार ने इसीलिए कहा कि हम कैशलेस की फैसिलिटी इन सभी शिक्षकों को देंगे। बेसिक है, माध्यमिक है, उच्च है, इन सबको हम देने जा रहे हैं। शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को भी हम उसके साथ जोड़ रहे हैं। और उसको ड्रॉप आउट रेट की जब हम बात कर रहे थे तो ये मान्यता क्या थी कि साहब बेटियां इसलिए स्कूल छोड़ देती हैं कि स्कूल दूर है। हम लोगों ने सर्वे किया, क्या
इंफ्रास्ट्रक्चर डेटा गहराई से उसका जब विश्लेषण किया गया, डेटा का विश्लेषण किया गया, उसको देखा गया, एनालिसिस की गई कि क्या ये सच है या नहीं। बालिकाएं स्कूल इसलिए छोड़ती हैं क्योंकि स्कूल में शौचालय की व्यवस्था नहीं, पेयजल की व्यवस्था नहीं। सब गांव की ये बेटियां सभी थी। उन्होंने कहा सब एक साथ हम लोग जा रहे हैं। यानी ये स्थितियां थी। तो मैंने ये पूछा मैंने कहा भाई वगैरह नहीं है? कहा साहब भाई है, लेकिन भाई तो अंग्रेजी स्कूल में पढ़ता है। मैं क्या करूं? नहीं देखो गलत बोल रहे हैं आप लोग, पिक एंड चूज करते थे। मैं जब लीकेजेस रोकने की बात करूंगा ना तो बता दूंगा उस समय सही। नहीं मैं बताऊं, समाजवादी पेंशन स्कीम केवल समाजवादी कैडर को, अरे कम से कम जिस कांग्रेस की बैसाखी से वहां पहुंचे थे उस कांग्रेस के ही नेताओं को दे देते, नहीं दिया। चेहरा देख करके देते थे, किसी और को नहीं देते थे। अरे पांडे जी एक बात बताइए, कम से कम उन गरीब ब्राह्मणों को भी दे दिए होते। जो गरीब ब्राह्मण बेचारे जो गरीब ब्राह्मण स्कॉलरशिप नहीं पाते हैं, गरीबों पर भी अत्याचार किए। लेकिन हमारी सरकार ने देखिए, और मैंने पूछा भाई कहां है? उसने कहा अंग्रेजी स्कूल में पढ़ता है। मैंने कहा उसके पास भी चप्पल नहीं है। कहा नहीं उस तो भाई है ना। मैं उसी दिन शाम को वापस आया लखनऊ। मैंने बुलाया वित्त सचिव को भी और बेसिक शिक्षा परिषद के भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी को बुलाया। मैंने कहा देखो, प्रदेश भर के हर बेटी के लिए 2 यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, शूज, सॉक्स ये अनिवार्य रूप से करो पूरे प्रदेश भर में। और इस प्रक्रिया को हम लोगों ने आगे बढ़ाया। मैंने खर्चा जोड़ा इसका। देखो इसे सदन में चर्चा होती थी। मैंने कहा कितना खर्चा आता है इसमें, एक इंडिविजुअल को खरीद के दिखाओ मेरे सामने। पता लगा 800 रुपये में ये सब आ जाता है। मैंने कहा ठीक। तो पहले 4 साल हम लोगों ने जिले में पैसा भेजा, पैसे भेज के कहा गया लोकल स्तर पर आप प्रोक्योर करिए। स्वाभाविक रूप से फिर बाद में हुआ कि बालकों को भी दे दिया जाए। हमने कहा सभी बच्चों को दो, जो भी बेसिक शिक्षा परिषद में पढ़ने वाले बच्चे हैं सभी बच्चों को दे दो। और उन बच्चों के लिए हमने देखो यहां पे भी जाति नहीं देखी, क्षेत्र, जाति, मत, मजहब नहीं देखा,
क्योंकि इस सरकार के लिए पाप है अगर सरकार इस प्रकार का भाव रखती है। तो हम लोगों ने सबको समान रूप से दिया और समान रूप से देने के बाद फिर सरकार ने इस बात को कहा कि भाई ठीक है, अब ये चीजें हो गई। हमने कहा आता था भाई इतनी स्वेटर एक साथ कौन दे देगा, लुधियाना से भी नहीं आ पाता था, यूपी के अंदर भी नहीं आ पाता था, इतने जो यूनिफॉर्म कौन देगा। तमाम शिकायतें आती थी कि कहीं समय पे मिला है, कहीं नहीं मिला है। तो हमने कहा ये काम करो, अब इन बच्चों को आधार से लिंक कर लो, इनके नाम हैं, आधार से लिंक करो, अकाउंट खोलो और इनके अकाउंट में अब 800 की बजाय 1200 रुपया भेज दो। हर साल 1200 रुपये के हिसाब से उन बच्चों को देते हैं। ये है यूनिवर्सल लॉ का नियम, सबको समान, यही व्यवस्था है। और सरकार ने उसी अप्रोच को आगे बढ़ाया। बेटी के ड्रॉप आउट रेट को कम करने में डाटा की क्या भूमिका हो सकती है और स्टेट डाटा अथॉरिटी के गठन के पीछे की सरकार की मंशा क्या है, सरकार ने कैसे इसको आगे बढ़ाया है, ये उसके पीछे की धारणा यहां पर मुझे चूंकि रखनी थी, इसलिए मैंने यहां पर बताया कि इसलिए हम स्टेट के अंदर, राज्य के अंदर अन्य योजनाओं को इसी प्रभावी ढंग से हम क्रियान्वित कर सकेंगे। यह एक प्रभावी क्रियान्वयन का एक सरकार का तरीका है और उसको हम लोग यहां पर आगे बढ़ा रहे हैं। महोदय, यहां पे जो बजट में अन्य बातों की घोषणा हुई है, खासतौर पर एक बड़ी घोषणा हम इस अवसर पर, आपने देखा होगा कि इस बार के बजट में हम लोगों ने बहुत सारी ऐसी घोषणाएं की हैं जो राज्य के नौजवानों की दृष्टि से भी, महिलाओं की दृष्टि से भी, गरीबों की दृष्टि से भी होने जा रहा है और इस पर हम लोग पूरी तरह कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में जो डेटा सेंटर की स्थिति है, जिसमें हम उत्तर प्रदेश के अंदर आज उसका हब बनाने की दिशा में तेजी के साथ अग्रसर हुए हैं और उत्तर प्रदेश का जो लक्ष्य है, हमारा मानना है कि 2030 तक हम 5 गीगावाट डेटा सेंटर क्षमता प्रदेश के अंदर बने, इस दिशा में हम कार्य कर रहे हैं। 4-5 बड़े डाटा सेंटर क्लस्टर की स्थापना का कार्य और इसके लिए हम लोगों ने अभी से व्यवस्था प्रारंभ की है और हाईटेक इकोसिस्टम का विकास और उसके स्किल के साथ रोजगार सृजन भी उसके माध्यम से होगा। बहुत सारे रोजगार उसके साथ हम लोग एक साथ करने जा रहे हैं और इन सभी कार्यों के साथ ही स्टेट डाटा अथॉरिटी के गठन के लिए भी हमने 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था इस बजट में यहाँ पर की है और इसको हम लोग यहाँ पे इसलिए सदन में आए हैं। दूसरा है जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का दूसरा फील्ड है, वह है रोबोटिक्स का। आपने देखा होगा बहुत सारी चीजें हम लोगों को लगता था ये अनह्यूमन है, लेकिन चाहते हुए भी नहीं कर पाते थे। जैसे कोई लोड या अनलोड करना हो, अब एक व्यक्ति 1 क्विंटल का बोरा लेकर के ट्रक पे या किसी मालगाड़ी में लाद रहा है। वास्तव में ये चीजें अनह्यूमन है, लेकिन अब इसका स्थान रोबोटिक ले सकता है। खेतों में दवा डालने का काम पहले किसान अपने हाथों से करता था। आप मुझे बताइए, जो जहरीले कीड़े उस पेस्टिसाइड से मर रहे हैं, क्या उसको नुकसान नहीं पहुंचा रहा है जो उसको छिड़काव कर रहा है? आज उसका स्थान ड्रोन ने ले लिया है। प्रदेश ने ड्रोन हब के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विकसित करने के लिए आईआईटी कानपुर को गत वर्ष उनके साथ एमओयू किया था, उसको आगे बढ़ाया था और इस बार रोबोटिक के लिए हम लोगों ने इस रोबोटिक मिशन के लॉन्च हम लोगों ने किया है। इसमें भी 100 करोड़ की व्यवस्था हम लोगों ने 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है और हम इस दिशा में तेजी के साथ कार्य करके उत्तर प्रदेश को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने का काम करेंगे और इसको हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। प्रदेश के अंदर जो अन्य कार्य हम लोग करने जा रहे हैं, खासतौर पर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में, मैं आज उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए एक बड़ी घोषणा भी करना चाहूंगा कि आपने कल देखा होगा कि देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस
EI समिट का उद्घाटन दिल्ली में किया है। और EI समिट में 20 राष्ट्राध्यक्षों ने अपने संबोधन में जो बातें कही हैं, बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं। और डाटा के EI के बारे में कि EI किस रूप में नई संभावनाओं को आगे क्रिएट कर सकता है, इसमें हमारी क्या भूमिका हो सकती है। लेकिन उसके लिए स्किल मैन पावर चाहिए। उस स्किल मैन पावर के लिए आज उत्तर प्रदेश सरकार अपने नौजवानों के लिए, क्योंकि हमारा मानना है कि EI गेम चेंजर होने वाला है और इसमें यूपी के युवाओं को, यूपी के स्केल का, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का ऐसा राज्य है जिस राज्य ने 56 से 60% हमारे पास जो युवा है वह कामकाजी है। यानी जो हमारे पास आबादी है, यह कामकाजी है और इसको कार्य चाहिए। उस कामकाजी युवा के लिए EI की भूमिका क्या हो सकती है, खास तौर पर हमारे स्कूल कॉलेजेस में पढ़ने वाले बच्चों के लिए। तो इसमें हम लोग उनके लिए EI टूल्स के फ्री वर्जन का उपयोग करने के लिए उनको अब तक पैसे देने की आवश्यकता पड़ेगी और उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले में 25 लाख उत्तर प्रदेश के नौजवानों को EI वर्जन को फ्री में उपलब्ध करवाने की दिशा में एक बड़ी कार्य योजना के साथ कार्य करेगी। यह उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए हम लोग एक नई कार्यक्रम की घोषणा करने जा रहे हैं और इस दिशा में उच्च मांग वाले जो हमारे क्षेत्र हैं, इसके लिए जो उनका स्किल डेवलपमेंट के लिए जो हम कार्य करेंगे, इसमें EI है, डेटा साइंस का है, रोबोटिक्स का है, मशीन लर्निंग का है, ड्रोन टेक्नोलॉजी का है। इन सभी के अनुरूप कार्य में उसको पारंगत बनाने के लिए सरकार इस दिशा में कार्य करेगी। स्टार्टअप और इनोवेशन के लिए EI हब की स्थापना और इसमें गवर्नमेंट के अप्रोच को आगे बढ़ाने के लिए, क्या शिक्षा के क्षेत्र में, क्या स्वास्थ्य के क्षेत्र में, क्या एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, इन सब पर हम लोग नए स्टार्टअप को भी स्थापित करने की दिशा में कार्य करेंगे। इसके अलावा और भी अन्य कार्यक्रमों को हम इस दिशा में सरकार आगे बढ़ाएगी। खासतौर पर कल यहाँ पे कृषि मंत्री ने भी इस दिशा में काफ़ी चीज़ें इसमें यहाँ पे घोषणा की होगी और मैं इस बारे में कहूँगा कि सटीक खेती के लिए युवा EI का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके किसानों को मौसम की भविष्यवाणी के बारे में, मिट्टी के स्वास्थ्य विश्लेषण के बारे में, वहाँ पर फसलों पर किसी प्रकार के कीड़ों के हमले के पूर्व चेतावनी देने के बारे में, इन सब के बारे में वे EI के माध्यम से उनको उपयोगी रूप से सहयोग कर सकते हैं और उसके माध्यम से अपना एक अच्छा कार्य कर सकते हैं। और यूपी के युवाओं के लिए ई-कॉमर्स और सप्लाई चेन प्रबंधन में भी यह एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं और उत्तर प्रदेश सरकार इसके लिए अपने युवाओं को काफ़ी इसमें उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए और उनको आगे की सुविधा उपलब्ध करवाने में पूरा सहयोग करेगी। महोदय, प्रदेश सरकार ने जिन अन्य क्षेत्रों में की घोषणा यहां पर की है और खास तौर पर उसमें सिटी इकोनॉमिक रीजन, हम सब इस बात को जानते हैं कि आज के समय में जो हमारी जो सबसे बड़ी, यानी जब हम आर्थिक विकास की बात करते हैं तो अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण उसका एक महत्वपूर्ण घटक हो जाता है और इस दिशा में प्रदेश सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। प्रदेश के अंदर हम लोगों ने ये तय किया है कि शहरी अर्थव्यवस्था, आज की समय की जो इकोनॉमी है वह शहरी अर्थव्यवस्था है और शहरी अर्थव्यवस्था की दिशा 50% से अधिक शहरीकरण की दिशा में हम कैसे कदम उठा सकते हैं, इसके लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं और लखनऊ और उसके अगल बगल के जनपदों को
हम लोगों ने स्टेट कैपिटल रीजन के रूप में स्थापित करने के लिए लखनऊ और उसके आसपास के जितने भी जनपद हैं, लखनऊ, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी, इन सब को लेकर के यह सिटी इकोनॉमिक जोन के रूप में इसको हम डेवलप करेंगे और इसके माध्यम से एक जोन यहाँ पर हम विकसित करने जा रहे हैं। दूसरा जोन हम विकसित करने जा रहे हैं काशी मिर्जापुर, यानी काशी से लेकर के विंध्याचल तक। काशी में वाराणसी है, चंदौली है, गाजीपुर है, आपका जौनपुर है, और मिर्जापुर कमिश्नरी में भदोई, सोनभद्र और मिर्जापुर। यह एक रीजन होगा जिसको हम लोग इकोनॉमिक जोन के रूप में बना करके फिर इसके विशेषज्ञों के साथ मिलकर के व्यापक कार्य योजनाएं तैयार हो रही हैं। इस पे काम प्रारंभ हो चुका है और इसके लिए भी धनराशि की व्यवस्था हम लोगों ने इस बजट में की है। महोदय, जो बहुत बड़ी घोषणा इस बार सरकार ने की है वह की है, बजट भाषण में जो वित्त मंत्री जी ने एक बात और कही है वह है जन विश्वास सिद्धांत के अनुरूप सरकार नए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगी। क्या है जन विश्वास सिद्धांत? खासतौर पर अब तक हम लोग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते थे, व्यवसाय की सुगमता, लेकिन यह जन विश्वास सिद्धांत क्या है? और उस जन विश्वास सिद्धांत के लिए यानी अभी इस चीज को लेते हुए सरकार ने इस दौरान काफी चीजें की हैं। जैसे हमने स्पीड ऑफ डूइंग बिजनेस की एक मॉडल स्टेट के रूप में उत्तर प्रदेश को स्थापित किया, लेकिन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को इस रूप में तैयार करना कि लाइसेंसिंग, रजिस्ट्रेशन और इंस्पेक्शन की जो कार्रवाई है इसमें विश्वास पर आधारित हो, सेल्फ सर्टिफिकेशन के साथ हम जोड़ सकें। और एक बहुत बड़ा कदम होगा ये। आप देखते होंगे, आप तो विभिन्न विभागों में थे, कोई एक एफिलिएशन देना होता था तो एफिलिएशन के लिए इतने कागज मांगे जाते हैं। मेरा मानना है एक पेज में लेना चाहिए, एक पेज, एक एफिडेविट और एक पेज। अगर दूसरा व्यक्ति गलत बोल रहा है तो आप उसके अनुसार कार्रवाई करिए, बाकी चीजें समाप्त करिए। हम लोगों ने एमएसएमई सेक्टर में किया था। हम लोगों ने कहा जो 96 लाख एमएसएमई यूनिट लगे हैं कोविड कालखंड के अंदर, हम लोगों ने कहा कि नहीं भाई, सारी चीजों को समाप्त करो, एक साथ इसको लागू करोगे। 1000 दिनों तक आप इन कार्यों को इसको लाइसेंसिंग की सारी प्रक्रिया को अब 1000 दिन के अंदर ले लेना। लेकिन 1000 दिन के अंदर आप अपना उद्योग लगाइए, चलाइए, कोई आपको पूछेगा नहीं, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। ऐसी ही समस्या, इसी बात को लेकर के सरकार ने किया है। इसको हम पहले 53 विभागों पे लागू करने जा रहे हैं और इसके लिए हमने स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन को इसका नोडल विभाग के रूप में नामित किया है कि वह इस पर कार्य करे, इसको तेजी के साथ आगे करें। उत्तर प्रदेश के अंदर एक बड़ी घोषणा हम आज करने जा रहे हैं, वह तीसरी हमारी बड़ी घोषणा है, वह है डिजिटल एंटरप्रेन्योर योजना। आप हमेशा इस बात को कहते रहे हैं कि गांव के लिए क्या हो रहा है, और आज हम उत्तर प्रदेश राज्य में की बात जब हम करते हैं तो अब बहुत सारी चीजें हमारे पास होती हैं। 8000 हमारी न्याय पंचायतें हैं और गांवों में इन 8000 न्याय पंचायतों को जोड़ने के लिए कभी गांव की जो ग्राम स्वराज का मॉडल था वो अपने आप में एक बहुत सेल्फ सफिशिएंट मॉडल था, बहुत अच्छा मॉडल हुआ करता था, आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करता था। हम लोग 8000 न्याय पंचायतों में डिजिटल उद्यमी स्थापित करेंगे, उनका चयन करेंगे और 8000 डिजिटल उद्यमियों में से 50% केवल वहां की उसी क्षेत्र, उसी न्याय पंचायत की कोई बेटी या बहू होगी। 50% महिलाओं के लिए हम इसमें आरक्षण की सुविधा करेंगे और इसमें इनको हम 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण की व्यवस्था भी करने जा रहे हैं। इसके लिए बजट में हम लोगों ने व्यवस्था की है और गांव के अंदर वे सभी प्रकार की वे सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे। जो गांव उन सुविधाओं से वंचित था,
जो जिनको लेकर के अब तक गांवों के अंदर जैसे ऑप्टिकल फाइबर की फैसिलिटी की बात होती है, या फिर उसके माध्यम से बहुत सारे ऐसे गांव के प्रोडक्ट को कहीं अन्य जगह पहुंचाने के लिए, ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए उसको वो करना हो, अन्य कार्यों के लिए, तो उसको हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मातृशक्ति को ही समर्पित एक नई स्कीम हम आज यहां पे करने जा रहे हैं, वह है जो यूनियन बजट में घोषणा की है सी मार्ट की। उसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग घोषणा करेंगे महिला उद्यमी उत्पाद विपणन केंद्र के रूप में, और यह बड़ा काम होगा। उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 1 करोड़ जो एसएचजी काम करती है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स काम करती हैं, और इनका उत्पादन, इनके द्वारा जो प्रोडक्ट अब तक तैयार किया जाता था, उनके लिए केंद्र मिल पाना बहुत कठिन होता था। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टेशन, बड़े बाजार में, महिला शोरूम में ये सभी चीजें नहीं हो सकती थी, और उसमें कठिनाई भी होती थी, नहीं होता था, नहीं मिलता था, प्रोडक्ट की क्वालिटी को लेकर प्रश्न खड़े होते थे, बहुत सारी जगह बहुत सारी चीजें होती थी। हम लोग न्याय पंचायत स्तर के साथ साथ और फिर ये महिला विपणन केंद्र के साथ साथ इसको आगे बढ़ा, इसी के साथ हम उसको भी जोड़ने जा रहे हैं, जिसमें 100% महिलाएं होंगी, और इसमें हम लोगों ने 100 करोड़ की व्यवस्था भी उनके लिए हम करने जा रहे हैं, जिसमें उनके लिए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स न्याय पंचायत स्तर पर तैयार करेंगे, और महिला एसएचजीज के द्वारा जो भी प्रोडक्ट बनाया जाएगा उस प्रोडक्ट को वहां से बिक्री की व्यवस्था, और फिर उसको हम इस दूसरी स्कीम के साथ में जो मैंने यहाँ पे डिजिटल एंटरप्रेन्योर योजना जोड़ी है, ये सभी उसके साथ जुड़ेंगी। तो ये स्कीम अपने आप में वहां के लोकल उत्पाद के साथ साथ ढेर सारी महिलाओं को, 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को इसके साथ जोड़ने में और उसके माध्यम से उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार कार्य करेगी, इस दिशा में आगे बढ़ेगी। पांडे जी, हमारे सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज रहा है उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, हमारी आबादी तो बहुत बड़ी है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर मातृ मृत्यु दर एमएमआर और शिशु मृत्यु दर आईएमआर, इसका जो रेशो है काफी खराब रहा है। अगर आप देश के स्तर पर तुलना करेंगे, हम काफी पीछे थे। 17 में जब हम आए थे उस समय की तुलना करेंगे, इसकी स्थिति बहुत खराब थी, और आज हम लोगों ने तय किया है कि प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश में लगभग 60 लाख इसमें संस्थागत प्रसव करने के लिए मातृ वंदना योजना के अंतर्गत भारत सरकार ने एक घोषणा की है कि भाई ये संस्थागत प्रसव होंगे तो जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित होगा। अगर मां ही सुरक्षित नहीं है तो बच्चा कैसे सुरक्षित हो पाएगा? और इसके लिए ध्यान नहीं दिया गया, और इस बार हम लोगों ने तय किया है कि 60 लाख सुरक्षित प्रसव प्रतिवर्ष सुनिश्चित हो, इसके लिए भी 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था हम इस बार करने जा रहे हैं, और उसको संस्थागत स्वरूप देंगे, एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में सुनिश्चित करेंगे, इंसेंटिव देंगे, और सुरक्षित मातृवंदना योजना के साथ साथ इस योजना के माध्यम से, क्योंकि अभी भी जो ये संस्थागत प्रसव होता है इसमें ज्यादातर सरकारी हॉस्पिटलों में होता है, लेकिन जहां पर कोई अच्छे सुपर स्पेशलिटी के प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, उनके पास सुविधा है, तो सीजीएचएस के रेट के साथ हम उसको जोड़ करके बात करेंगे। जो आपने कहा था कि हाई फाई रेट बंद हो, उस रेट के साथ हम उनके साथ बातचीत करेंगे और उसको बातचीत करके एक व्यवस्था बनाएंगे। लेकिन वहां तक पहुंचाना, उस गरीब को वहां तक पहुंचाना, क्योंकि गरीब उस हाई फाई भवन को देख करके भयभीत होता है, पहुंच नहीं पाता है, उसकी वहां आसान पहुंच हो, इसके लिए सरकार उसमें 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था भी सुनिश्चित करेगी। तो इससे न केवल सुरक्षित मातृत्व रहेगा बल्कि सुरक्षित बचपन भी रहेगा, और उस दिशा में भी सरकार कार्य करेगी। कृषि एक्सपोर्ट को सपोर्ट मिशन के लिए भी हम लोगों ने बजट में घोषणा की है। हमारा अन्नदाता किसान मेहनत करता है,
पसीना बहाता है, लेकिन उसके उत्पाद को सही दाम नहीं मिल पाता है। और हम उत्तर प्रदेश के अंदर अब वह यहां के अन्नदाता किसानों का प्रोडक्ट भी ग्लोबल मार्केट पर पहुंच जाए, उसके लिए हम लोगों ने पहले चरण में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया है। और इसके साथ ही पिछली बार हम लोगों ने कहा था कि 40 लाख ट्यूबवेल यूपी के अंदर हैं। तो आपके समय में तो जब बिजली नहीं आती थी तो ट्यूबवेल चलने का नाम ही कोई नहीं लेता था, भगवान भरोसे सब था। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। आप न बिजली देते थे न ट्यूबवेल चलता था, तो बेचारा आज किसी को खेती करनी होती थी तो वह जैसे तैसे कर लेता था। आत्महत्या से वैसे थोड़ा मौतें होती थी, लेकिन हम लोगों ने 16 लाख ट्यूबवेल को जो बिजली के कनेक्शन से जुड़े हुए थे, हमने कहा नहीं, अब अन्नदाता किसान फ्री में बिजली देगा। फ्री में बिजली यानी फ्री में हम उसको अन्नदाता किसान को ट्यूबवेल के लिए फ्री में बिजली की व्यवस्था करेंगे। और इस पे हर वर्ष सरकार 3000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है और उनको उपलब्ध करवा रही है। सिंचाई की क्षमता को बढ़ाया गया, विस्तार किया गया। आप देखो ना, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना कब से लंबित पड़ी हुई थी। शिवपाल जी इसीलिए भाग गए, उनको मालूम था ये नाम आएगा। सिंचाई मंत्री के रूप में उन्होंने क्या काम किया? वो कह रहे हैं ना, कल वो टिप्पणी कर रहे थे स्वतंत्र देव जी पे, लेकिन हमें कहते हैं बाणसागर की परियोजना हो, अर्जुन सहायक की हो, या सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना हो, मध्य गंगा की हो, आज सरकार उस पर कार्य कर चुकी है या कार्य कर रही है। हमने लाखों हेक्टेयर लैंड को सिंचाई की सुविधा भी दी है, लेकिन जो ऐसे ट्यूबवेल हैं जहां किसान आज भी डीजल से अपना पंपिंग सेट चला करके सिंचाई करता है, उन ट्यूबवेल को हम सोलर पैनल देने की व्यवस्था करने जा रहे हैं। और उस दिशा में हम लोगों ने 2000 करोड़ रुपए की व्यवस्था भी इसमें की है। और अब किसान को हम लोगों ने टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने की कार्रवाई भी की है। और मैं तो कृषि मंत्री से कहूंगा, एक बार आपको लेके जाए ना, खेती की बात खेत पर। और मैं वही कह रहा हूं ना, खेती की बात खेत में, और कैसे होते नहीं, वो भी कृषि मंत्री भी किसान होंगे, उनकी सेहत नहीं बताती है कि सेहत तो नहीं बताती कि खेती करते होंगे कि सेहत बताती नहीं है। आप लगते हैं किसान, लेकिन आप खेती नहीं करते होंगे इस उम्र में। तो हम लोगों ने ये व्यवस्था हम लोग यहां पे करने जा रहे हैं। अन्नदाता किसान को हमें समर्पित कर रहे हैं कि अन्नदाता किसान इन चीजों को उनको हम लोग करेंगे। बेसिक शिक्षा के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात कर रहे थे, आपने इसमें बहुत सारी चीजें कही थी, हमने बहुत सारी चीजें इसमें नोट की हैं। उसमें ड्रॉप आउट रेट के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि किस प्रकार की स्थिति थी। कंपोजिट विद्यालय के बारे में मैंने आपको बताया है। लेकिन कुछ चीजें जो इसमें देखी गई, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की पहले की तुलना में गुणवत्ता अच्छी हुई है, आप भी इस बात को महसूस करते होंगे। उन्हें डिजिटल सशक्तिकरण करने की दिशा में सरकार ने स्मार्ट क्लासेस दी, डिजिटल लाइब्रेरी वहां स्थापित की है, ये सभी चीजें वहां पर की हैं। और ऑपरेशन कायाकल्प में मिशन निपुण और डिजिटल एजुकेशन को भी सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण कदम वहां पर उठाए हैं। बाकी चीजें जो मैंने आपको बताया है कि सीएम कंपोजिट विद्यालय के लिए भी हम लोगों ने धनराशि की व्यवस्था की है। हाँ, आपने जब याद दिलाया है तो ये चीज़ें मैं कल देख रहा था कि कल मेरे पास कुछ मान्य विधायकगण आए थे, उन्होंने कहा कि साहब जो है कस्तूरबा गांधी विद्यालय हमारे यहाँ भी मिल जाता तो। और मैं आज बड़ी घोषणा करने जा रहा हूँ, जिन विकास खंडों में कस्तूरबा विद्यालय नहीं है, उन विद्यालयों के लिए भी कस्तूरबा गांधी विकास आवासीय विद्यालय स्थापित करने के लिए 580 करोड़ रुपए की व्यवस्था हम लोगों ने इस बजट में की है। ये गरीब बालिकाओं के लिए है, पिछड़ी जाति के वे बच्चियां जो स्कूल नहीं जा पाती थी, पिछड़ी जाति के बच्चियों के लिए, उनको हम ये व्यवस्था करने जा रहे हैं। इसके अलावा